मेहनत से कमाया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। और हार को लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुक की जिसका नाम है सक्षम। यहां से कुछ प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। ये आपकी मुख्य सेविका की बुक है। तो क्या क्या है इसमें वो सब कुछ आपको अभी बताने वाले हैं। और कुछ चीजें जरूरी हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। इसमें कुछ एक दो जगह गलतियां भी हैं, उनको भी आप ठीक कर लीजिएगा और फिर आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अच्छे से आपको तैयारी करनी है, अच्छे से हर एक चीज को समझना है और चीजों को अपने अनुसार ही रखना है। तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, ये अपने आप 100 बार बोलिए। और आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपने मेहनत की है। अब यहां से आपको सिर्फ रिवीजन करना है और मेरी मानिए यूट्यूब पर प्रश्नों को देखना बंद कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को पढ़िए, क्योंकि यूट्यूब पे जितने भी प्रश्न आपको वीडियो व्यूज पाने के लिए हजारों लाखों करवाए जा रहे हैं, उनमें 10 से 20% प्रश्न गलत हैं। क्योंकि कोई भी टीचर आपके सब्जेक्ट का नहीं है, किसी ने भी खुद से प्रश्न नहीं बनाए हैं, सब अंधाधुंध प्रश्न बनाए गए हैं, इसलिए उनमें गलतियां काफी मिलेंगी आपको। तो प्रश्नों को पढ़ने से अच्छा है कि आप सिलेबस को पढ़ें और देखें, खुद से समझें कि प्रश्न कहां से बन सकता है ना। तो वो वही चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि प्रश्न कैसे बन सकता है, उस चीज को आपको समझना है। और ये बहुत अच्छी किताब है, मैं आपको बहुत ही संक्षिप्त में पूरी जानकारी दूंगा। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पोषण के प्रकार की। तो पहला टॉपिक है सक्षम बुक में पोषण का प्रकार, और इसको हम समझेंगे। कृपया आप वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको हर एक जानकारी देने वाला हूं। तो मानव शरीर बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बस सुनिए फोकस बनाकर, मैं एक एक चीज क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ज्यादा सुनने समझने की दिक्कत नहीं होगी आपको, बस चीजों को आपको ध्यान से देखना है। तो मानव शरीर बाह्य सहयोग बिना भोजन नहीं बना सकता है, इसलिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए मुख्यतः दो प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो दो प्रकार के पोषक तत्व कौन से हैं? देखिए, यहां पर एक मैक्रो न्यूट्रिएंट लिखा है और दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट लिखा है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का अर्थ होता है बृहद पोषक तत्व, यानी कि जो बड़ी मात्रा में हम ग्रहण करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट। और माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिन्हें हम बहुत ही अल्प मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हिंदी में कहेंगे बृहद पोषक तत्व, और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसको हिंदी में कहेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व में आपके कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है और वसा आता है। इनको प्राप्त करने के स्रोत हैं आटा, दाल, चावल, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, तेल व सभी दुग्ध उत्पाद। वहीं माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होते हैं जिन्हें हम बहुत ही अल्प मात्रा में ग्रहण करते हैं और इनकी आवश्यकता होती है हमारे शरीर की दैनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए। इसमें आते हैं विटामिन और खनिज लवण, जो भरपूर फल छिलके में पाए जाते हैं और अन्य चीजों में भी पाए जाते हैं, दालों में पाए जाते हैं, हरी साग सब्जियों में पाए जाते हैं। खाद्य समूह के बारे में आप सभी को पता है, अनाज व कंदमूल जैसे गेहूं, रागी, चावल, शकरकंदी, दालें व तिलहन जैसे राजमा, काला चना, अरहर, दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ जैसे पनीर और दही, मांसाहारी भोजन जैसे मांस, मछली, कलेजी या फिर अंडा, या पीले व नारंगी फल व सब्जियां, हरी सब्जियां, अन्न व फल। क्लियर है आपको? विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत व उनका महत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत आपको पता होंगे, गेहूं है, चावल है, रागी है, बाजरा है, आलू भी, अरवी, शकरकंदी, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट सर्वाधिक हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, लगभग 70% ऊर्जा हम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं। बढ़ते बच्चे, गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? अंडा है, मीट मछली है, दालें व फलियां हैं, सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, अरहर इत्यादि है।
बीज जैसे फल, तिल, तरबूज, अलसी, कद्दू, इन सब में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन रोगों से लड़ने और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है तथा हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है। अगर प्रोटीन की अगर शरीर में ऊर्जा की कमी है, वसा कम मात्रा में आप ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कम मात्रा में ले रहे हैं, तो उस स्थिति में प्रोटीन हमारे शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है। वैसे इसका मुख्य कार्य है शरीर के ऊतकों का निर्माण करना, शरीर के टूट फूट का सही करना। अगला है वसा। इसके स्रोत हैं घी, तेल, मक्खन, सूखे मेवे। इसका मुख्य कार्य है शरीर का तापमान का नियंत्रण करना। मस्तिष्क को विकास में भी यह सहायक होता है। अगर वसा की मात्रा कम हो जाए शरीर में तो हमारे याद करने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। और यह ऊर्जा का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, क्योंकि इसको जितना बहुत ही कम मात्रा में हमको काफी ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है। आयरन लौह तत्व, तो इसके स्रोत अंडा है, मांस है, मछली है, कलेजी है, हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें पालक और बथुआ, मेथी, ये सब महत्वपूर्ण है। सहजन, चौलाई, सरसों, ठीक है, चुकंदर, गुड़, चना, राजमा, ये सब क्या है, ये लौह तत्व आयरन के स्रोत है। आयरन युक्त खाद्य पदार्थ सभी आयु वर्गों में एनीमिया से बचाव में भूमिका निभाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। आयरन मस्तिष्क विकास के लिए भी आवश्यक है, विशेषता बच्चों में। अगला है स्रोत आयोडीन। आयोडीन का स्रोत है आयोडीन युक्त नमक, दूध, अंडा आदि। इसकी कमी से हमारे शरीर में घेंगा नामक रोग हो जाता है। कैल्शियम, हड्डियों के विकास के लिए, दांतों के विकास के लिए और उनकी मजबूती के लिए कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके स्रोत है दूध एवं समस्त दुग्ध पदार्थ, रागी, सहजन, बाजरा में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। अगला है फोलिक एसिड। गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सेम, फली, सरसों, साग, अंकुरित दालें, ब्रोकली, हरी गोभी जो होती है उसको ब्रोकली कहते हैं, मूंगफली, राजमा, सोयाबीन, कलेजी, मांस, झींगा आदि, इन सब में क्या होता है, फोलिक एसिड काफी मात्रा में पाया जाता है। फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क और मेरुदंड के विकास में सहायक होता है। तो फोलिक एसिड गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क का विकास और मेरुदंड के विकास में बहुत ही बड़ी सहायता प्रदान करता है। कौन? फोलिक एसिड। गर्भधारण से पहले एवं गर्भावस्था की पहली तिमाही में फोलिक एसिड का सेवन करने से बच्चों को जन्म दोषों से बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो पीले व नारंगी फल जैसे पपीता है, आम है, तरबूज है, गाजर है, कद्दू है, टमाटर है, इनमें विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। पालक, अरबी के पत्ते, अंडा, मछली, कलेजी, कार्ड लिवर ऑयल में भी विटामिन ए काफी मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी जैसा रोग हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। धात्री माताओं को विटामिन ए युक्त भोजन सेवन करना चाहिए, जिससे कि नवजात शिशु को स्तनपान से पर्याप्त विटामिन ए प्राप्त हो सके। धात्री महिलाएं वो होती हैं जो गर्भावस्था पूर्ण करके बच्चों को स्तनपान करा रही होती हैं। अगला है विटामिन बी1, यानी इसके स्रोत क्या है? मोटा अनाज जैसे गेहूं, चना, दालें और मूंगफली। महत्व लाभ क्या है? विटामिन बी1 गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह भ्रूण के मस्तिष्क में विकास में मदद करता है। विटामिन बी12 मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडे इत्यादि में पाया जाता है। विटामिन बी12 लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सभी आयु वर्ग के को एनीमिया से बचाव करने में भी सहायता प्रदान करता है। यह मेरुदंड को स्वस्थ रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर आपको? तो आपको तैयारी बहुत अच्छी करनी है, इसके लिए एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। बस अंत तक सुनते रहिएगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा सही से, बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप क्वालिटी अच्छी करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दिखाई देगा। अगर आपके पास डेटा कम है तो बस सुनिए ध्यान से। अगर आपके फोन में ये किताब है तो उसको भी अच्छे से पढ़िए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसीलिए सुनना ज्यादा बेहतर होगा। तो उस वीडियो को काफी अच्छे से देखिएगा, काफी रिवीजन हो जाएगा आपके मुख्य सेविका के टॉपिक्स का। तो विटामिन बी6 इसके स्रोत क्या है? मांसाहारी स्रोत है, अंडा, मीट, दूध व अनाज। विटामिन बी6 सभी आयु वर्ग को एनीमिया से बचाता है। इसकी कमी से त्वचा रोग, थकान, होंठों के कोनों का फटना आदि हो सकता है। अगला है विटामिन सी। सभी खट्टे फलों में पाया जाता है और इसकी आयु वर्ग में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। क्या? सभी आयु वर्ग की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? विटामिन सी। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। पुदीना, कच्ची प्याज, कच्चे आम, हरी मिर्च, हरे धनिया में विटामिन सी काफी मात्रा में पाया जाता है। हरी मिर्च में भी काफी मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा।
अगला है विटामिन डी। मछली, कलेजी, अंडे इत्यादि की जर्दी में पाया जाता है। पालक, सोयाबीन में भी काफी मात्रा में पाया जाता है। दूध, और ये सूर्य के प्रकाश में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक की धूप में शरीर में विटामिन डी बनाने की मदद करता है। तो सूर्य के प्रकाश में अगर आप खड़े होंगे, धूप में खड़े होंगे, सुबह 11 या 9-10 बजे के बाद, काफी वो समय समय का बात होता है कि कब धूप तेज है और कब सही तरीके से शरीर पर पड़ती है। तो उस समय में आप जब धूप में खड़े होंगे तो आपके शरीर में विटामिन डी का निर्माण होगा। गर्भावस्था के दौरान विटामिन डी की शरीर में पर्याप्त उपलब्धता से गर्भवती महिला का उच्च रक्तचाप से बचाव होता है। साथ ही जन्म के समय कम वजन और समय से पूर्व प्रसव होने की संभावना को कम किया जा सकता है, अगर शरीर को पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी उपलब्ध हो। आवश्यक फैटी एसिड ओमेगा 3 व ओमेगा 6, वैसे यहां से आपका प्रश्न नहीं आएगा, फिर भी एक बार देख लीजिए। फ्लैक्स, चिया के बीज, अखरोट में यह पाया जाता है। नट्स एवं तिलहन और मछली। आवश्यक फैटी एसिड का कार्य शरीर की क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करना है। यह शरीर में बुरे फैट को कम करता है। इनका विशेष योगदान हृदय गति के संचालन में है। यह दिल की बीमारियों से बचाव करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है कि दिल की बीमारियों से होने से बचाव करता है। और मौसमी फल एवं सब्जियों का महत्व क्या है? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है और शरीर में पानी की कमी होने का खतरा अधिक रहता है। तो ऐसे समय में आपको तरबूज खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, आड़ू खाना चाहिए, रस भरी अंगूर, आम, बैगन, खीरा, शिमला मिर्च, कद्दू, लौकी, करेला इत्यादि खाना चाहिए। वर्षा की ऋतु में आपको कद्दू, ब्रोकली, पालक, मकई, बैगन, सेब, तरोई, लौकी, चुकंदर, आम, शरीफा खाना चाहिए। शीत ऋतु में आपको क्या खाना चाहिए? इस दौरान खांसी की संभावना रहती है, बुखार जैसी बीमारियां रहती हैं, जुकाम होने की संभावना रहती है। तो फिर आपको पपीता, संतरा, नींबू, स्ट्रॉबेरी, सेब, अमरूद, मशरूम, गोभी, चुकंदर, गाजर, पत्तेदार सब्जियां, अनार, हरी बीन्स, मूली, फूल गोभी, पालक, सरसों, शकरकंद इत्यादि खानी चाहिए, वो भी अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर। मोटे अनाज का सेवन। तो मोटे अनाज पोषक तत्वों का एक पावर हाउस होते हैं। इनमें बड़ी मात्रा में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके सेवन से अनिद्रा, अवसाद जैसी स्थितियों से बचने की संभावना बढ़ जाती है। यह गर्भवती महिलाओं में एनीमिया, मधुमेह आदि बीमारियों से बचाव करते हैं। क्लियर आपको? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, समझनी होगी। अब बात करते हैं आपके अगले टॉपिक की, यानी कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय। तो सबसे पहला उपाय है भिगोना। क्या? भिगोना। इस विधि में बीज या अनाज को पानी में भिगोने के पश्चात प्रयोग में लाया जाता है, जैसे चना, दालें आदि। इससे खाद्य पदार्थों की पौष्टिकता में बढ़ोतरी होती है तथा खाना भी जल्दी पक जाता है और पक जाता है। बात एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं अंकुरण की। इस विधि के अंतर्गत सूखी दालों और अनाजों को कुछ समय तक भिगोकर नरम किया जाता है तथा उसके बाद भीगे सूती कपड़े अथवा बर्तन जिसमें चारों तरफ छेद हो, उसमें रखा जाता है, जिससे पानी और हवा से वह अंकुरित हो सके। अंकुरित अनाज व दाल का पचाना आसान होता है। साथ में पोषक तत्व जैसे विटामिन व मिनरल्स की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तहत चना, मूंग, सोयाबीन, मोटा अनाज। अगर आप इनको भिंगाएंगे और सुखाकर भूनकर पाउडर भी आप बना सकते हैं। बच्चे व महिलाओं को भोजन को मिलाकर पौष्टिक आहार तैयार किया जा सकता है। अब बात करते हैं खमीर उठाने की या फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ। दही, मट्ठा, इडली, डोसा आदि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ हल्के और सुपाच्य होते हैं। इन्हें खाने से उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में सुधार आता है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। इससे शरीर को विटामिन बी 12 भी भारी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाता है। अब बात करते हैं भाप से पकाना यानी कि स्टीम कुकिंग। तो भाप में पकाने से भोजन की पौष्टिकता बनी रहती है, साथ ही स्वाद को बनाए रखने में भी मदद मिलती है। उदाहरण इडली, फरा, हरी सब्जियां, ये सब क्या किससे पकाई जाती हैं? भाप से पकाई जाती हैं। अब बात करते हैं भूनने की यानी कि रोस्टिंग की। यह भोजन को की नमी को कम कर गुणवत्ता बनाए रखने की एक कारगर विधि है। भूनने से खाद्य पदार्थ में उपलब्ध पोषक तत्वों की हानि कम होती है। इसमें तेल या घी की आवश्यकता नहीं होती है और ये काफी कम मात्रा में आवश्यकता होती है और स्वाद में भी सुधार होता है। उदाहरण भुना हुआ चना, मखाना, मूंगफली, बीज आदि अनाज, दाल व बीजों का मिश्रण भूनकर स्वादिष्ट पाउडर बनाया जा सकता है, जो कि भोजन बनाते समय तथा पके हुए भोजन में ऊपर से डाला जा सकता है। स्वाद व ऊर्जा दोनों बढ़ जाती है। क्लियर आपको? अब बात करेंगे संतुलित आहार की यानी कि बैलेंस डाइट की। तो विभिन्न प्रकार
विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण बना आहार जो शरीर को पौष्टिक तत्व मात्रा में प्रदान करता है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार में पाई जाने वाली ऊर्जा का 50% कार्बोहाइड्रेट से, 30% वसा से और 15 से 20% प्रोटीन से आता है। यहां पर ये थोड़ा अलग लिखा है। 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट से, 20 से 30% आता है वसा से। क्लियर आपको? और 10 से 15% आता है प्रोटीन से। यह सही जानकारी होगी आपके लिए। अब बात करते हैं कुपोषण प्रकार, कारण व परिणाम। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में आयु के अनुसार सही मात्रा में उपलब्ध नहीं होते हैं अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है। अल्प पोषण होता है और अति पोषण होता है। अल्प पोषण वो पोषण है जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और अति पोषण वह पोषण है जिसमें पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। ठीक है? तो उम्र के अनुसार आवश्यकता से अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से होने वाला कुपोषण, जैसे मोटापा। जैसे जैसे हमारे शरीर उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर को ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि हमारे चलने की जो क्वालिटी है, जो अधिकता है, वो कम हो जाती है। हम बैठे बैठे कार्य करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, लेकिन हम उसी गति से भोजन करते रहते हैं और कई बार ज्यादा करते हैं, तो फिर हमारे शरीर में मोटापा आने लगता है। नाटापन को स्टंटिंग कहते हैं, दुबलापन सूखापन को बेस्टिंग कहते हैं। ठीक है? सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, एक या एक से अधिक टाइप 1 सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाला कुपोषण है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आयरन की कमी से एनीमिया और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। महिलाओं में कुपोषण कारण क्या है? सामाजिक असमानता एवं संसाधनों में कमी, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारी के अभाव में अपर्याप्त आहार का सेवन, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन की कमी, संक्रमण, कम उम्र में गर्भधारण, कम अंतराल पर बच्चों को पैदा करना, बार बार गर्भधारण के कारण कमजोर शरीर और स्वच्छता में कमी। संभावित परिणाम होंगे: गर्भवती महिला का शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगी, एनीमिया, उच्च रक्तचाप, चक्कर आने जैसी बीमारियां होंगी, महिला को बार बार बीमार होने की संभावना रहेगी और जन्म के समय कम वजन या मृत बच्चे के होने की संभावना भी रहेगी। बच्चे में कुपोषण, गर्भवती मां में पोषण की कमी होगी तो बच्चे में कुपोषण हो ही जाएगा। स्तनपान शुरू कराने में देरी करने से भी कुपोषण होगा। स्तनपान संबंधी समस्या जैसे कि गलत जुड़ाव एवं स्थिति, स्तन का अतिपूरित होना, स्तन में संक्रमण आदि, जिससे स्तनपान में अवरोध आता है। स्तनपान न होने के कारण फार्मूला दूध अथवा गाय बकरी का दूध देना, स्तनपान के साथ पानी देना, अनुपयुक्त अपर्याप्त ऊपरी आहार, निमोनिया, दस्त आदि बीमारियों से बार बार संक्रमण होना। संभावित परिणाम क्या है? तो जन्म से ही शिशु का कम वजन होना, बाधित शारीरिक एवं मानसिक विकास, कुपोषण, बार बार बीमार होने की संभावना, विकलांगता एवं जन्म दोष, शिशु मृत्यु की संभावना, वयस्क होने पर मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों की होने की संभावना बनी रहती है। जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिन का महत्व, ये देखिए महत्वपूर्ण है। यहां पर इन्होंने गर्भावस्था को 270 दिन माना है, लेकिन आगे ही किताब में, इसी किताब में 280 दिन भी माना है। तो आपका सही उत्तर 280 दिन है। इन्होंने यहां पर ये 1000 दिनों का महत्व बताने के लिए, एक योजना बनाने के लिए, जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिन को बनाने के लिए 9 में गुणे 30 कर दिया है इन्होंने, 270 दिन मान लिया है, लेकिन उसमें एक 31 दिन के भी महीने आते हैं बीच में और फिर 7 दिन जोड़ा भी जाता है, 9 महीने प्लस 7 दिन होता है। तो 280 दिन लगभग का गर्भावस्था काल होता है, जो इन्होंने केवल इस 1000 को पूरा करने के लिए यहाँ पर 270 रखा है। पहला वर्ष 365 दिन, दूसरा वर्ष 365 दिन, टोटल इन्होंने 1000 दिन कर लिया है। अगर ये 280 करते तो ये 1010 दिन हो जाता, तो इनकी कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी लगती, इसलिए इन्होंने इसको 270 कर लिया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भावस्था क्या काल होता है, तो वो आपका 280 दिन ही सही होता है। ठीक है? अब बात करते हैं गर्भावस्था तथा प्रसव पश्चात अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता। तो गर्भवती महिला को 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है और धात्री महिला को पहले 6 माह में 600 कैलोरी की आवश्यकता होती है। वहीं दूसरे 6 माह में, यानी कि 6 से 12 माह के समय में 520 कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रसव की संभावित तिथि कैसे निकालते हैं? तो देखिए, महिला की अंतिम माहवारी के पहले दिन से गिनते हुए
उसमें 9 महीने और 7 दिन जोड़ देने से प्रसव की संभावित तिथि यानी कि ईडीडी निकाली जा सकती है। ठीक है, एक्सपेक्टिंग डिलीवरी डेट ईडीडी कहते हैं जिसको, प्रसव की संभावित तिथि। यह सामान्यतः 280 दिन, देखिए यहां पर 280 दिन लिखा है इन्होंने, और वहीं पर यहां पर आप ऊपर देखेंगे तो इन्होंने 270 दिन लिखा है। इसका यहां पर इन्होंने 270 दिन इसलिए लिखा है क्योंकि इसको 1000 दिन करना चाह रहे थे, इसीलिए इन्होंने यहां पर 270 दिन किया है। लेकिन जो सही आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए गर्भावस्था कितने दिनों की होती है, तो आपको बताना है 280 दिन या 40 सप्ताह या लगभग 9 महीने और 7 दिन के बराबर होती है। यदि अंतिम माहवारी के पहले दिन की तारीख 10 सितंबर 2020 है, तो 9 महीने के बाद की तारीख 10 जून 2021 होगी और इसमें 7 दिन जोड़ने पर 17 जून 2021 होगी। अतः प्रसव की अनुमानित तारीख होगी 17 जून 2021। क्लियर है आपको? तो शिशु की प्रसव की अनुमानित तिथि से 15 दिन पहले या 15 दिन बाद कभी भी जन्म ले सकता है। क्लियर है आपको? तो गर्भावस्था के दौरान महिला में वजन वृद्धि। 9 माह के गर्भकाल को 3-3 माह के तिमाही में बांटा जाता है, क्योंकि हर तिमाही में गर्भवती महिला की आवश्यकता अलग-अलग होती है। पूरे गर्भावस्था के दौरान महिला का वजन 10 से 12 किलोग्राम तक बढ़ता है। यदि गर्भवती महिला का वजन गर्भावस्था के दौरान 10-12 किलोग्राम नहीं बढ़ता है, तो कम वजन वाले शिशु के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। देखो, चौथे महीने में 1.5 किलो बढ़ता है, 5वें महीने में 1.5 किलो बढ़ता है, छठे महीने में 2 किलो बढ़ता है, 7वें महीने में 2 किलो बढ़ता है और 8वें महीने में 2 किलो बढ़ता है, फिर 9वें महीनों में 1.5 किलो बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझ में आ गया होगा। शीघ्र पंजीकरण। तो गर्भ का पता चलते ही गर्भावस्था के पहले महीने में ही आंगनवाड़ी केंद्र पर पंजीकरण करवाया जाना चाहिए। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी गर्भवती महिला का पंजीकरण कब करवाना चाहिए, तो फिर वहां पर आपका ऑप्शन होंगे कि पहले माह में, दूसरी तिमाही में, चौथी तिमाही में, या फिर बच्चे के पैदा हो जन्म के बाद। तो आपका सही उत्तर होगा गर्भावस्था के पहले महीने में ही आंगनवाड़ी केंद्र पर पता चलते ही पंजीकरण करवाना चाहिए। मातृ एवं शिशु सुरक्षा कार्ड, एमसीपी कार्ड। तो पंजीकृत होने के बाद गर्भवती महिला को एएनएम से संपर्क कर अपनी पहली प्रसव पूर्व जांच भी करवानी चाहिए। एएनएम से प्राप्त एमसीपी कार्ड गर्भावस्था व 5 वर्ष तक की शिशु की स्वास्थ्य व पोषण डायरी के समान है। एमसीपी कार्ड को संभाल कर रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उसमें गर्भवती महिला के प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच की जानकारी एएनएम द्वारा भरी जाती है। इसमें गर्भावस्था संबंधित देखभाल के आवश्यक संदेश भी होते हैं। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के लिए प्रसव के समय एमसीपी कार्ड को लेकर स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र, अस्पताल में जाना चाहिए, जिससे कि कोई भी स्वास्थ्य कार्यकर्त्री चिकित्सक गर्भावस्था की प्रगति के बारे में जानते हुए परामर्श दे सके। प्रसव पूर्व जांच। तो प्रत्येक गर्भवती महिला को कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच लेने की सलाह दी जानी चाहिए। कितनी? कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच। इनमें से पहली तिमाही में 1, दूसरी तिमाही में 1 तथा तीसरी तिमाही में कम से कम 2 बार। प्रत्येक प्रसव पूर्व जांच के समय निम्नलिखित सेवाएं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दी जाती है। टेटनस और बैस्क डिप्थीरिया का टीका, रक्तचाप की जांच, वजन की जांच, खून की जांच, पेशाब की जांच और पेट की जांच। एक जांच जरूर चिकित्सक की देखरेख में अस्पताल में करवानी चाहिए। ठीक है, तो सरकारी अस्पताल में प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच स्वास्थ्य इकाई में की जाती है। तो प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं की मुफ्त जांच स्वास्थ्य इकाई में की जाती है। अस्पताल में एक प्रसव पूर्व जांच करवाने से गर्भ की स्थिति का पता चलता है और साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु के विकास की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे टीकाकरण की। टेटनस और बैस्क डिप्थीरिया के 2 टीके अवश्य लगवाए जाने चाहिए, टेटनस जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सके। ठीक है, दोनों टीकों के बीच में कम से कम 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए। यदि पिछला गर्भधारण 3 वर्ष के अंदर हुआ और महिला को दोनों खुराक मिली थी, तो इस गर्भावस्था में एक टीका ही लगेगा। रक्तचाप की जांच करवाई जानी चाहिए, वजन नापा जाना चाहिए। ठीक है, खून की जांच करवाई जानी चाहिए। यदि हीमोग्लोबिन 7 ग्राम प्रति डीएल से कम है, तो यह गंभीर एनीमिया का सूचक है एवं उपचार हेतु तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर अवश्य जाना चाहिए।
यदि हीमोग्लोबिन 7 से 11 ग्राम प्रति डीएल के मध्य है तो भी ध्यान देने की आवश्यकता है। 11 से कम 14 तक के बीच में होना ही चाहिए। अगर 11 से कम है, 7 से 11 है, तो ये मध्य स्थिति है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन 7 ग्राम प्रति डीएल से कम है, तो ये गंभीर एनीमिया का सूचक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रक्त की कमी हो गई है शरीर में। भोजन दिन में 3 बार करना चाहिए और कम से कम गर्भावस्था में 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। और दोपहर के भोजन के बाद कम से कम 2 घंटे का आराम भी लेना चाहिए। अब देखिए सरकार गर्भवती स्त्रियों को, महिलाओं को 3-4 महीने का ही वो मातृत्व अवकाश देती है। लेकिन अब यहाँ पर हर दिन 2 घंटे का भी समय दिया जाना चाहिए कि दोपहर में जब कार्य पे कोई महिला गई है, तो दोपहर के भोजन के बाद उसको 2 घंटे का समय देना चाहिए, जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं कार्यस्थल पर। अब इसको कानून बना के लागू किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं कर रहे हैं, बस सुझाव दे देते हैं। हर चीज नहीं हो पाती है। पहली तिमाही में 1, 2, 3 माह दिन में कम से कम 3 बार पूर्ण भोजन करें। ठीक है। पहली तिमाही में प्रतिदिन 1 फोलिक एसिड की गोली का सेवन करें। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि पहली तिमाही में प्रतिदिन कितनी फोलिक एसिड गोलियों का सेवन करना चाहिए, तो 1 गोली का है। ठीक है। गोद भराई दिवस एवं शगुन कार्ड, तो ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में जो महिलाएं गर्भवती हुई हैं, उनके लिए गोद भराई दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के माध्यम से पहले तिमाही की चिन्हित नई गर्भवतियों को आंगनवाड़ी केंद्र पर आमंत्रित करते हुए उन्हें स्वास्थ्य व पोषण के आवश्यक बिंदुओं पर जानकारी दी जाती है। आईसीडीएस उत्तर प्रदेश द्वारा गर्भवती महिलाओं के सुलभ प्रयोग हेतु सगुन कार्ड बनाया गया है। इस कार्ड में गर्भवती महिला प्रत्येक तिमाही में अपना पोषण कैसे सुनिश्चित करे, क्या करे और क्या नहीं करे, इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इस कार्ड को बाल विकास यूपी.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए ये है सगुन कार्ड, मैं आपको थोड़ा दिखाई दे रहा हूं, है ना। ये कुछ इस तरीके का है, आप इसको देखिए। सगुन कार्ड, क्या करें क्या करें, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में क्या ना करें क्या ना करें, ये बताया गया है। और नाम यहाँ पर लिखा जाएगा, कोई लक्षण है तो वो लिखा जाएगा। वजन, आयरन और कैल्शियम, कितनी गोलियां खाई हैं हर महीने लिखें। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है। दूसरी तिमाही में गर्भवती को दी जाने वाली जानकारियां, ये भी महत्वपूर्ण है। दूसरी तिमाही में चौथा माह आता है, पांचवा माह आता है और छठा माह आता है। क्लियर है आपको। गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना, तो गर्भस्थ शिशु का हिलना डुलना दूसरी तिमाही में आरंभ हो जाता है। अधिकतर महिलाओं का इसका आभास 17 से 22 हफ्तों में होने लगता है। दूसरी तिमाही में सामान्यतः कुल 5-6 किलोग्राम वजन की वृद्धि होती है। गर्भवती महिला को हर महीने एक बार वजन आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर जरूर करवाना चाहिए और एमएसपी कार्ड में रिकॉर्ड करवाना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि गर्भ में शिशु को विकास ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी तिमाही में सभी गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन आयरन की 1 गोली और एनीमिया से होने पर आयरन की 2 गोलियां लेना आवश्यक है। ठीक है। तो एनीमिया की गंभीर अवस्था में चिकित्सीय प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। कैल्शियम, गर्भावस्था की इस तिमाही में गर्भवती महिला को कैल्शियम युक्त भोजन के साथ साथ कैल्शियम की 2 गोली प्रतिदिन शुरू कर देनी चाहिए। दूसरी तिमाही में प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली, 1 गोली नाश्ते दोपहर के भोजन के बाद लेनी चाहिए तथा दूसरी गोली शाम रात को भोजन के बाद लेनी चाहिए। डीवर्मिंग, ये क्या होता है? इस तिमाही में एक बार पेट के कीड़े मारने वाली दवा 400 मिलीग्राम की एल्बेंडाजोल की 1 गोली खानी चाहिए। ये एनीमिया से बचाव करती है, साथ में कीड़ों के कारण संभावित भोजन के अवशोषण अथवा पाचन संबंधित समस्याओं की से भी बचाती है। ठीक है। अब भ्रूण की लिंग की जांच, देखिए इसी किताब में आपको बताया गया है भ्रूण की लिंग की जांच। तो इस किताब में जो जो लिखा है वो आपकी परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप में से काफी लोग धाराएं कहते हैं कि सर धाराएं पढ़ा दो। धाराएं आपके सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ाएं क्यों?
आपको पुलिस की नौकरी करने नहीं जाना है, आपको थाने में कार्रवाई नहीं करनी है जो आपसे धाराएँ पूछी जाएँगी, कानून की आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। भारत में कन्या भ्रूण हत्या को और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 एक कानून है। इस अधिनियम से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिंग निर्धारण एक अपराध है और इस अपराध में संलग्न अपराधी को 3 साल तक की कैद और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि कोई परिवार यह जानना चाहता है तो उसे जरूर रोकें। अब बात करेंगे तीसरी तिमाही की कि तीसरी तिमाही में गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली जानकारियां कौन सी हैं। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में कम से कम 2 बार प्रसव पूर्व जांच करवानी चाहिए, एक 7वें महीने में और दूसरी 8वें महीने के मध्य तक तथा आखिरी आखिरी 9वें महीने में। वजन और एमएसपी कार्ड। तो इस तिमाही में गर्भवती महिला के हर महीने में 1 बार वजन जरूर करवाना चाहिए। ठीक है। तीसरी तिमाही में सबसे अधिक 5.5 से 6 किलोग्राम वजन की लगभग वृद्धि होती है और मासिक वजन वृद्धि औसतन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होती है। आयरन फोलिक एसिड आईएफए। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में प्रतिदिन एक आयरन फोलिक एसिड की गोली सादे पानी या नींबू पानी के साथ सोते समय लेनी चाहिए। एनीमिक महिलाओं को 2 गोली प्रतिदिन लेनी चाहिए। जिनको एनीमिया है उन्हें 2 गोली प्रतिदिन लेनी चाहिए। गर्भवती महिला को तीसरी तिमाही में प्रतिदिन कैल्शियम की 2 गोली, एक गोली नाश्ता या दोपहर के भोजन के बाद, दूसरी गोली शाम या रात के भोजन के बाद। क्लियर आपको? तीसरी तिमाही में भोजन क्या है आपको पता चल गया होगा और इसके बाद स्तनपान के बारे में जानकारी दी गई है जो आपको पता है। ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। और फिर परिवार नियोजन की बात की गई है। परिवार नियोजन के उपाय कौन कौन से हैं वो एक बार आप जान लीजिए जल्दी से। पहला आता है गर्भ निरोधक इंजेक्शन, जो अलग अलग समय के लिए होता है। कहीं कहीं पर 3 महीने के लिए होता है, कुछ 6 महीने तक होता है, 7 महीने, 1 महीने, अलग अलग समय पर गर्भ निरोधक इंजेक्शन होता है। इतना आपको पता होना चाहिए। अगला आता है कंडोम, या इसको हिंदी में निरोध कहते हैं, इसका उपयोग करना। ये महिला और पुरुष दोनों प्रकार का आता है। ठीक है। फिर आती है गर्भ निरोधक गोलियां, तो इनका प्रयोग भी करा जाता है। फिर आता है फीमेल कॉन्डोम। देखिए यहां पर बताया गया है, ये पुरुष कॉन्डोम के लिए है, ये फीमेल कॉन्डोम यानी कि महिला कॉन्डोम। फिर आता है पुरुष नसबंदी, कि पुरुष के नसबंदी करना, शुक्राणुओं को रोकना। और फिर आती है महिला नसबंदी। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये परिवार नियोजन के उपाय हैं। इससे इसके बारे में आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अब आता है नवजात शिशु का टीकाकरण और नवजात शिशु का वजन। गर्भवती महिला के पति या घर के अन्य सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि अस्पताल में जन्म के समय शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं। पहला ओपीपी 0, दूसरा बीसीजी और तीसरा हेपेटाइटिस बी। तो देखिए ये चीज यहां पर लिखी है तो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। नवजात शिशु का वजन। गर्भवती महिला के पति या घर के अन्य सदस्यों को पता होना चाहिए कि प्रसव के तुरंत बाद शिशु का वजन मापना आवश्यक है, जिससे कि पता चल सके शिशु का वजन सामान्य है अथवा वह कम वजन का है। अब अगला पॉइंट जो है आपका वो इसमें है कि फोलिक गर्भावस्था के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन से संबंधित आवश्यक जानकारी। पहली तिमाही में फोलिक एसिड गोली का सेवन करें। ठीक है। और ये गर्भकाल का पता चलते ही गर्भवती को एक फोलिक एसिड जो 400 माइक्रोग्राम यानी कि एमजी की गोली होती है प्रतिदिन लेना आरंभ कर देना चाहिए। पूरी पहली तिमाही में इसी गोली का सेवन करना आवश्यक है। आयरन फोलिक एसिड गोलियों का नियमित सेवन करें। ठीक है। तो ये एकाग्रता के कार्य करने में कठिनाई होना, ये सब चीजें हैं। कैल्शियम की नियमित गोलियों का सेवन है। तो बच्चे के 6 माह होने तक, गर्भावस्था के चौथे माह की शुरुआत से बच्चे के 6 माह होने तक कैल्शियम की 2 गोलियां 500 मिलीग्राम और एलिमेंटल कैल्शियम एवं 250 आयु विटामिन D3 प्रतिदिन खानी चाहिए। तो 2 कैल्शियम की गोलियां लेनी चाहिए 500 mg की, और एक 250 आयु विटामिन D3। ठीक है। तो ये उसी में होता है, कैल्शियम की गोलियों में ये होता है। 500 mg की 2 गोलियां लेनी चाहिए और 250 mg आयु विटामिन D3 की गोली उसी में होती है कैल्शियम के साथ में। तो ये प्रतिदिन खानी चाहिए। कैल्शियम आयरन की गोली को एक साथ नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आयरन का अवशोषण नहीं होता है।
आईएफए और कैल्शियम की गोली के सेवन में कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान आयरन की कैल्शियम की गोलियों का सेवन की योग आवश्यक बातें। कैल्शियम की गोली भोजन के साथ लेनी चाहिए आपको। कैल्शियम शिशु की हड्डियों की वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। कैल्शियम के सेवन से और जो 2 गोली लेनी है आपको वो एक तो सुबह लेनी है ना? और दूसरी आपको दोपहर के भोजन के साथ लेनी है। सुबह नाश्ते के साथ, दूसरी दोपहर में। और आयरन की गोली जो लेनी है आपको वो डेली, वो रात में 1 लेनी है। ठीक है? तो ये सारी जानकारी आपको ध्यान में रखनी होगी। कैल्शियम की गोली और आयरन की गोली दोनों साथ में नहीं लेनी है। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली जटिलताएं। देखिए ये टॉपिक आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी टॉपिक में सीधे सीधे दिया गया है कि गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली जटिलताएं। तो ये जटिलता वाला चैप्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। तो महिला में पाए जाने वाले खतरे के लक्षण, तो कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जो महिला में पाए जा सकते हैं गर्भावस्था के दौरान, उनको देख लेते हैं। पहला है योनि से खून का बहना अथवा रक्त के थक्के निकलना, आंखें घूम जाना, चेहरे और हाथों में अकड़न होना, शरीर में ऐंठन आना और जोर से हिलना, मुट्ठी भींच जाना, भ्रूण का हिलना डुलना बंद होना, पेट में तीव्र पीड़ा होना, छूने पर शरीर गर्म लगना, तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होना, तीव्र सिर दर्द के साथ आंखों के आगे धुंधलापन या धब्बे दिखाई देना, योनि में श्वेत प्रदर का स्राव होना, गुप्तांगों में खुजली होना, हथेली के पीछे सूजन होना या फिर पैर में एड़ी के पास सूजन होना जिसमें अंगुली से दबाने पर गड्ढे पड़ जाते हैं। तो ये सारे लक्षण हैं गर्भावस्था में खतरों के, तो इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगला है आपका धात्री माताओं का पोषण व स्वास्थ्य देखभाल। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को गर्भावस्था की तुलना में अधिक पोषण की आवश्यकता होती है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन सामान्यतः 1660 किलो कैलोरी के अतिरिक्त 600 किलो अधिक कैलोरी की जरूरत होती है। क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं, आप पढ़ चुके हैं। एनीमिया के लिए आपको एक गोली लेनी चाहिए, 60 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड। तो फोलिक एसिड की जो गोलियां दी जाती हैं वो आपको लेनी है, एक गोली प्रतिदिन। फिर कैल्शियम के लिए क्या करना है ये आपको बताया जा चुका है। 2 बार गोली लेनी है आपको, एक सुबह लेनी है और एक दोपहर में। और आयरन की गोली एक साथ नहीं लेनी है कैल्शियम के। ठीक है? तो ये सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। स्तनपान के लाभ क्या है? तो शिशु को लाभ क्या है, माताओं को लाभ क्या है, इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो कोलोस्ट्रम या इसको खीस भी कहते हैं हिंदी में, मिलने से प्रथम मल त्यागने में मदद मिलती है। माँ का दूध पीने वाले बच्चे का मानसिक विकास स्तनपान न करने वाले बच्चे की अपेक्षा अधिक होता है। माँ के दूध में पोषक तत्व उचित मात्रा में होते हैं जो शिशु को स्वस्थ और बुद्धिमान बनाने में सहायक होते हैं। माँ का दूध आसानी से पच जाता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हुए संक्रमणों से बचाता है, विशेषकर दस्त एवं निमोनिया रोगों से। यह सही तापमान का होता है और शिशु को आवश्यकता होने पर हर समय तैयार मिलता है। क्लियर आपको? माताओं को लाभ क्या होते हैं वो देख लेते हैं। मां के गर्भाशय को संकुचित व कर पूर्व आकार में लाने में सहायता प्रदान करता है। रक्तस्राव भी रोकता है। स्तनपान मां को अंडाशय, गर्भाशय और स्तन के कैंसर के खतरे से भी बचाता है। जन्म के तुरंत बाद और अधिक बार अपना दूध पिलाने से स्तनों में भारीपन, स्तनों में दूध का अधिक भर जाना आदि की समस्या नहीं रहती है। माँ शिशु को तुरंत और सही तापमान का दूध पिला सकती है, उसे कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती है। पूर्ण स्तनपान कराने वाली माताएं अपने शिशु के पालन पोषण और उनके व्यवहार के बारे में अधिक तालमेल बिठाने में सक्षम और काबिल होती हैं। क्लियर है आपको? दोबारा गर्भधारण में देरी करने में मदद करता है और माँ सहज, निश्चिंत तथा अधिक प्रसन्न रहती है। यह माँ के शरीर को सुडौल बनाने में मदद करता है। परिवार समाज को लाभ, बच्चे का बेहतर विकास में सहायता मिलती है। परिवार की आर्थिक स्थिति से मदद मिलती है क्योंकि दवाइयों, बोतल, निप्पल, दूध आदि, पानी, ईंधन आदि पर व्यर्थ के खर्च से बचाव होता है और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है।
लैक्टेशनल एमेनोरिया परिवार नियोजन का प्राकृतिक तरीका है जिसमें 6 महीने तक शिशु को केवल मां का दूध पिलाने से गर्भ धारण की करने की संभावना कम होती है। स्तनपान से शिशु एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को भी लाभ मिलता है। क्लियर आपको? ऊपरी आहार की शुरुआत करने का तरीका, तो 6 माह के बाद ही ऊपरी आहार की शुरुआत किया जाता है। ये सब आपको जानकारी है और सबसे पहले तरल पदार्थ देते हैं, ठोस पदार्थ नहीं देते हैं। तो अन्नप्राशन दिवस में 6 माह पूर्ण कर चुके शिशु व उसके परिवार के सदस्यों को आंगनवाड़ी केंद्र पर बुलाकर ऊपरी आहार व स्तनपान के लिए के विषय में परामर्श दिया जाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि अन्नप्राशन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके कई ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन होगा कि शिशु के 6 माह पूर्ण होने के उपरांत अन्नप्राशन दिवस मनाया जाता है। तो इसी को आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपको बता दी गई है और इसको आप अच्छे से तैयारी करते रहिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है। और बाकी आप अपनी किताबें पढ़ते रहिए और चीजों को समझते रहिए, ठीक है। तो सक्षम बुक का जो महत्वपूर्ण सेक्शन था वो मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है और उसको अच्छे से देखिए, समझिए। और इसके अलावा कंगारू मदर केयर क्या है इसको भी आप देख लीजिएगा, आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है। तो चीजें बहुत ही आसान है अगर आप निरंतर अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ते रहेंगे। ये देखिए कम वजन के आयु के अनुसार बच्चे क्या है, ठीक है। वेस्टिंग या दुबलापन, सूखापन, लंबाई के सापेक्ष कम वजन, ठीक है। अगर लंबाई के सापेक्ष वजन कम है तो उसको वेस्टिंग कहेंगे, ठीक है। और अगर उम्र के सापेक्ष, ठीक है, लंबाई या ऊंचाई कम है तो उसको स्टैंडिंग कहेंगे, यानी कि नाटापन। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? तो ये सारी चीजें जितनी भी महत्वपूर्ण थी आपको बता दी गई हैं और आपको एक एक चीज समझा दी गई है। तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर मन में कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा और अच्छे से तैयारी करिए। ये माइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई है तो हो सकता है आपको आवाज पहले से थोड़ी कम अच्छी आ रही हो, लेकिन मैं पूरी कोशिश की है कि आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जा सके, पूरे अच्छे एनर्जी से पढ़ाया है। इसको अच्छे से समझिए और ये पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां जाकर भी आप इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। और अभी आप मॉक टेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दीजिए और एमसीक्यू पढ़ना बंद कर दीजिए ऑनलाइन यूट्यूब पर। जितना आपके पास किताब में है, आपके पास पीडीएफ में है, जितना आपके पास ऑथेंटिक डाटा है वो पढ़िए। मैंने एक चैनल पर देखा है उसमें काफी कुछ गंदा लिखा हुआ है, जो आपको वो छोटा छोटा डेटा दे रहे थे, तो उन पर भरोसा मत करिए। किताब में पढ़िए, किताब में 1 2 3 गलतियां हैं, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर देखेंगे तो हर मॉक टेस्ट में 10 से 20 गलतियां हैं। तो इतने ज्यादा गलत प्रश्न अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस को तैयार करके जाइए, सिलेबस से ही आपके प्रश्न बनेंगे और आपको शुभकामनाएं हैं मेरी। और अच्छे से मेहनत करिए। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा। और जितने लोग आपका कट-ऑफ 80-90 बता रहे हैं, सब फालतू की बकवास बता रहे हैं, उनके चक्कर में मत पड़िएगा। कट-ऑफ के लिए मैं एक अलग सा वीडियो बना दूंगा और अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।